मदरसा बोर्ड को लिखा, उन्होंने फिर पैरा टीचर भेज दिए। आज हम पैरा टीचर यहाँ तकरीबन 7 हैं। एक कंप्यूटर पैरा टीचर है, लेकिन अभी वो कहीं मिस है। मदरसा बोर्ड से पैरा टीचर आने से मदरसों में खासकर बड़ी तब्दीली आई है। एक तो क्या कि सब ग्रेजुएट आए हैं, एसटीसी बीएड टीचर हैं, उससे बच्चों को अच्छी तालीम मिली है, जिसका हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी कॉलेजों में गए हैं। कई बच्चे हमारे इसी स्कूल डॉक्टर से बन रहे हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। छात्रवृत्ति से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। छात्रवृत्ति से हमारे यहाँ के जो गरीब बच्चे आते हैं वो फीस नहीं दे पाते हैं, मामूली सी फीस, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों को छुड़ा लेते हैं। तो फीस से उनके गार्जियन को इतनी सहूलत मिली है और वो बड़ी खुशी के साथ वो लोग जो है हमारे मदरसे में आते हैं। साहब हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति आई नहीं आई, बल्कि किसी बच्चे की नहीं भी आती है तो हम मदरसे में 25% के हिसाब से लोगों की माफ़ भी कर देते हैं। बाद दफ़ा हो सकता है पिछले साल एक बच्चे की आई, इस साल नहीं आई, अब वो कह रहे साहब हमारे बच्चों को हम जो है फीस तो है नहीं, अब कैसे करें। तो हम उनको 25% के हिसाब से उनको जो है माफ़ कर देते हैं और उन बच्चों को छोड़ने तालीम की में ड्रॉप नहीं करने देते हैं। इंग्लिश को भी पढ़ा रहे हैं बच्चों के, हमने टीचर रख रखे हैं, इंग्लिश भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं ताकि आगे चल के भविष्य में बच्चियाँ किसी काबिल हो जाए और किसी की मोहताज ना हो। उर्दू माध्यम के इस मदरसे में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा है। 8वीं तक के इस मदरसे में सरकार ने पैरा टीचर्स तो दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तालीम का स्तर ज्यादा बेहतर नहीं है। लड़कियां मदरसे में न सिर्फ ज्यादा सुविधाओं की मांग कर रही हैं, बल्कि इसे हायर सेकेंडरी तक मान्यता देने का मुद्दा भी उठा रही हैं। कम से कम 12 क्लास तक तो होना चाहिए इस स्कूल को, और इसकी स्कूल की सफाई बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। कंप्यूटर में बहुत मजा आता है, लेकिन ये भी 2 खराब है और बाकी सब एक में ही पढ़ते हैं ना, तो टीचर्स कुछ आते नहीं, वरना बहुत अच्छा लगता है कंप्यूटर। हमें बहुत ज्यादा परेशानी, यहाँ पे कंप्यूटर खराब है। हम ये भी चाहते हैं कि हम खुद सही करवाएं, पर यहाँ पे जो आते हैं वो सही नहीं कर पाते। हमारे सर बहुत ज्यादा छुट्टी कर लेते हैं कभी कभी, पर हम चाहते हैं कि वो आए और हमें अच्छी वो तरक्की दें, हम सीखे आगे बढ़ें और इस स्कूल को अच्छा बनाएं, और इस स्कूल में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं। अभिभावकों का बार जो है ये आता है कि इस मदरसे को आगे बढ़ाया जाए, इसको जो है सेकेंडरी हाई सेकेंडरी कराया जाए, ताकि ये जो बच्चियां जो है 8वीं के बाद घरों में बैठ जाती है और समाज द्वारा उन पर जो है प्रतिबंध लगने के कारण दूर दराज स्कूल कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ी कठिनाई होती है। इसकी मान्यता 8वीं तक है, हम चाहते हैं कि ये 12वीं तक हो जाए, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सरकार हमारी मदद करे और इसको 12वीं तक कर दें। करीब जितने मदरसे हैं उनको 12 तक तो सरकार की तरफ से मान्यता देना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़े और तालीम के हर मोहल्ले के अंदर अगर 12 तक बच्चा वो पढ़ लेगा तो कॉलेज में जाने के लिए उसको आसानी होगी। पेरेंट्स में काफी जागरूकता आई है। बहुत से पेरेंट्स तो अभी से यहाँ से पूछने लग गए हैं कि हमारे बच्चों को हम आगे से ना हमें हटाना पड़े, आगे ये स्कूल अगर आगे 9 तक 10 तक हो जाए तो ये सब देखकर भी हमें काफी लग रहा है कि बच्चों पेरेंट्स में जागरूकता आई है, जो बच्चे अपने बच्चों के लिए पहले से ही सतर्क होकर पूछ रहे हैं। जब मैं देखती हूँ कि जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, मैं उनको चाहती हूँ कि मैं उनको पढ़ाऊँ, बड़े होके मैं फ्री ट्यूशन दूँ। मेरा ये बहुत बड़ा सपना है, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, मैं 12 तक पढ़ना चाहती हूँ। 9 तक पढ़ना है, फिर उसमें मुझे ना बोलते ना DID है, उसमें जाना है, मुझे डांसर बनना है। फिर उसके बाद में 10 से क्लास शुरू करूंगी और अच्छा पढ़ूंगी और अपने देश का नाम रोशन करूंगी, और इनफैक्ट जो पॉलिटिक्स में है ना उसमें जाऊंगी, और जैसे होता है ना लड़कियों के साथ ऐसे सबको दूर कर दूंगी। इतनी हिम्मत रखना है और सबको बताना है। लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा करूंगी, डांस क्लासेस खोलूंगी। बदलाव तो काफी आया है, हर घर में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी काबिल हों और पढ़ें लिखें। किसी ज़माने में पढ़ना बुरा समझते थे, आज के ज़माने में जो है बहुत अच्छा लगता है और हर घर में बच्चे की तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। मदरसे में अस्मा नाम की पैरा टीचर सभी के लिए नजीर बनी हुई है। विकलांग होने के बावजूद अस्मा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब अध्यापक के तौर पर दूसरे बच्चों तक तालीम की रोशनी पहुंचाने का नुमाया काम अंजाम दे रही है। मेरे पापा शुरू में मुझे खुद ही नहीं पढ़ने देते थे, वो कहते थे क्या ये कैसे जाएगी स्कूल,
तो ये बहुत परेशानी होगी, लेकिन मैं फिर भी गई। मेरे मम्मी ने बोला कि नहीं जाएगी। अब मैं कैसे भी गई परेशानी से, लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूँ ना कि बच्चों को थोड़ा सा ही पढ़ा देती हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ती ना तो शायद मैं घर में ही रहती या एक बीमार लड़की की तरह पढ़ी रहती घर। मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो उससे भी मैं अपना खर्चा खुद करती हूँ अपनी पढ़ाई से। मैं माँ बाप के पीछे नहीं हूँ, जैसे कि अम्मी पापा ही देंगे मुझे तो मेरा खर्चा चलेगा। मैं अपना खर्चा खुद करती हूँ। जब मैं पढ़ती थी तो कोई था ही नहीं किसी से कुछ पूछने के लिए, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन जब मैं खुद यहाँ आके पढ़ाने लगी तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरत है पढ़ाई की। इसलिए आज जब बहुत कम बच्चे मिलते थे, लेकिन आज तो अच्छे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। मोमडनों में क्या करते हैं, 8वीं तक पढ़ी और लड़कियों को घर पे बिठा लेते हैं और शादी कर देते हैं, तो बहुत गलत है। कम से कम BA में तो होनी ही चाहिए। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अरे कहवा से आवतारू? पोस्ट ऑफिस गल रहनिया बिटिया खातिर पैसा जमा करावे। अब से ओकर शादी के तैयारी बा? शादी का नहीं, ओकर जिंदगी का तैयारी करतानी। अब तक 4 साल के हो जाई, स्कूल ले जाए। स्कूल कहवा बा? स्कूल अब स्कूल खुली, बहुत जल्दी खुली। अच्छे दिन आवे वाला बा। कैसे? मोदी जी के जितावे के, भाजपा के बहुमत दिलावे के, तब इतनी मंदी नाई आने वाले हैं। कमल के बटन दबावे के, भाजपा के जितावे के। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। या गरीब नवाज, ऐ खुदा इतनी मुझे दे परवाह, पहुंचूं अजमेर करूं जियारत गरीब नवाज। अजमेर जाना आपकी ख्वाहिश, जियारत गरीब नवाज आपकी आरज़ू, उसमें शिरकत आपकी तमन्ना। ख्वाजा गरीब नवाज के लाखों अकीदतमंदों के लिए ETV उर्दू की खुसूसी पेशकश। उर्से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का लाइव टेलीकास्ट 5 रजब रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक और 6 रजब सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, सिर्फ ETV उर्दू पर।
जयपुर शहर के परकोटा इलाके में रहने वाले मुस्लिमों की बड़ी आबादी आज भी आला तालीम से महरूम है। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो दूर की बात, यहाँ तो सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की तादाद काफी कम रहती है और जिन सरकारी स्कूलों में अक़लियत के बच्चे दाखिला लेते भी हैं, वहाँ या तो उर्दू सब्जेक्ट गायब रहता है या फिर बच्चे अध्यापकों की कमी से जूझते रहते हैं। हमारी टीम मोती कटला स्थित एक ऐसे ही सरकारी विद्यालय में पहुंची और यहाँ तालीम हासिल कर रहे छात्र छात्राओं से उनके हालात जाने। होली क्यों मनाई जाती है? कारण ये बाद में आता है अपना पहले काम निबंध को उस तरह से और इससे काटेंगे। ये विद्यालय 6 से 12 तक चलता है। 6 से 10 तक एक तृतीय भाषा के रूप में उर्दू विषय चलता है और साथ में संस्कृत भी चलता है। प्राय अधिकांश बच्चे उर्दू विषय ही यहाँ लेते हैं। 11th और 12th में उर्दू साहित्य विषय भी यहाँ चलता है और लंबे समय से यहाँ है और उर्दू साहित्य में अच्छे बच्चे रहते हैं। करीब जैसे आर्ट्स में अगर परसेंटेज हम देखें तो 70% बच्चे उर्दू साहित्य लेने वाले बच्चों की रहती है। वर्तमान में इस जो यहाँ उर्दू के व्याख्याता थे उनका प्रमोशन हो गया, वो प्रिंसिपल बन गए। उसके बाद अभी उर्दू के व्याख्याता के पद खाली चल रहा है, किसी की नियुक्ति नहीं हुई। एक 3rd ग्रेड में भी यहाँ से जो उर्दू शिक्षिका थी उसका सेवा काल पूरा होने के कारण रिटायरमेंट हो गया और उसके बाद वो भी यहाँ नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। इसलिए एक 3rd ग्रेड का पद यहाँ भी रिक्त चल रहा है और एक व्याख्याता का उर्दू में पद रिक्त चल रहा है। राजस्थान सरकार की ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर अगर वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी, राजस्थान सरकार और समाज के मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति अगर यहाँ पे शाम के समय बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस चालू करें, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर अगर शाम के समय अगर कोचिंग क्लासेस लगाई जाए तो इस बिल्डिंग का बहुत उपयोग होगा और उन बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा। और कोचिंग क्लासेस के लिए जो अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स है उनको समाज हायर करे, उर्दू एकेडमी हायर करे और लाके उनको जो है अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। कालीचंद जी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो है इन बच्चों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास की व्यवस्था कराई जाए, खेल कूद के ग्राउंड का कराया जाए। अगर कालीचंद सराफ यहाँ करेंगे तो इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा और उनको बहुत ज्यादा दुआएं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज है दुआ मिलेगी, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग करके निकलेंगे, जो बच्चे खेल कूद करके निकलेंगे, उस देश का नाम रोशन करेंगे, इस कालीचंद सराफ का नाम रोशन करेंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम वो रोशन करेंगे। कहने को तो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बच्चों को कुर्सी या बेंच के बजाय टाट पट्टी पर बिठाया जाता है। इमारत की हालत भी खस्ता है, फिर भी स्कूल के प्रिंसिपल का दावा है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। इनके मुताबिक अक़लियती तबके के बच्चों में पहले के मुकाबले शैक्षिक जागरूकता बढ़ी है। साथ ही बच्चों के माँ बाप भी पहले के मुकाबले अपने बच्चों को पढ़ाने में अब ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वर्तमान में जागरूक हुए हैं पेरेंट्स। हम भी उनको हर माह जो है मीटिंग आयोजित करते हैं, उसमें बुलाते हैं। हालांकि उसमें उपस्थिति उनकी नगण्य के बराबर ही रहती है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं और उनके वजह से यहाँ जो है कुछ पेरेंट्स की संख्या मिलने जुलने के लिए बढ़ने लगी है और वो संपर्क करने लगे हैं। बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूकता उनमें डेवलप हुई है। जुलाई तक यहाँ तक कंप्यूटर खराब पड़े थे। जो बच्चे बेचारे 11th और 12th के बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं मिल पाया, क्या ज्ञान वापस दिया जा सकता है? क्या वो बच्चे वापस स्कूल में आके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? सरकार ने सुविधाएं दे रखी है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन कंप्यूटर खराब पड़े हैं, कंपनी ने कंप्यूटर ठीक नहीं किए। इस स्कूल में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपने गीत संगीत की तालीम भी ले रहे हैं। फतेह नाम के इस छात्र से मिलिए। ये बच्चा न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में होशियार है, बल्कि गीत संगीत के मैदान में भी झंडे गाड़ रहा है। मुझे खास करके तो तबला ही पसंद है ज़्यादातर, और मैं स्कूल में भी पढ़ता हूँ, मोती कतला स्कूल में, और तबला भी और पढ़ाई भी दोनों चीज़ पसंद है। तबला वादक बनना चाहता हूँ। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे।
युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। दूरों दूरों सानू तरसा दियो, सब बुलाइए ते नहीं आते हो। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ईटीवी उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ईटीवी उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। 3 मई रोज शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। और आइए अब देखते हैं वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर अग्रसर पिंक सिटी जयपुर की 4 दीवारी में साफ सफाई, बिजली, पानी, अस्पताल और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात के क्या हालात हैं। 4 दीवारी के मुस्लिम इलाकों में घुसते ही अंदाजा हो जाता है कि ये जरूर मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र होगा। टूटी सड़कें, गंदगी से भरी गलियां, वक्त पर साफ सफाई नहीं होने की शिकायतें। इतना ही नहीं, पीने के साफ पानी की किल्लत से भी यहाँ के बाशिंदे जूझ रहे हैं। 4 दीवारी की हालत तो खराब ही है, ये अच्छे नहीं है। मतलब जो ना सफाई होती है, ना कुछ होता है। मतलब जो ना कुछ नहीं, मतलब जो ना पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, सो रही है, कर रही है, जाग रही है, क्या है। मतलब सब ना समझ में नहीं आता। मतलब जो ना को 3-4 दफे को जब एक मरतबा मतलब जो ना सफाई करने के लिए आते हैं और फिर हफ्ते 15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं।
ये तो चार दीवारी का आलम है, बाहर पता नहीं वालम क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा, क्या नहीं है। हमारी मुश्किलें तो ये हैं कि मतलब पानी गंदा आता है तो आता ही है पानी गंदा। वो तो 50 दफे रिपोर्ट कर दी मतलब कोई सतूने नहीं आता, मतलब पानी गंदा आता है। 5 नलों के अंदर यहाँ इस महल्ले में पूरे में गंदा पानी आता है। परेशानी और कूड़े किए हम फोन करते हैं तो हमें एक दूसरे पर टाल देते हैं। ठेकेदार कहता है इंस्पेक्टर से क्यों, इंस्पेक्टर कहता है ठेकेदार से क्यों। रोज की समस्या है, 8-8 दिन हो जाते हैं, कूड़ा नहीं उठ पाता हमारा। सबसे पहली समस्या तो ये पानी की समस्या ये है कि पानी आता रहता फिर एकदम अचानक ही बंद हो जाता तो लोग भागते रहते हैं। पानी के लिए बहुत परेशान है। गंदगी ज्यादा रहती है, सफाई की बहुत ज्यादा कमी रहती है, और बाकी जो कुछ ये नाले के बारे की जो थोड़ी प्रॉब्लम है इसको सही किया जाए। एक यहाँ पर ये पुल बना हुआ था नाले पे, इसको हटा दिया गया है। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है उस पुल की वजह से, क्योंकि इधर रास्ता बहुत ज़्यादा तंग रहता है। यहाँ इधर से ट्रॉली वगैरह गाड़ी वगैरह आने देते नहीं है। इतना गंदगी रहती है यहाँ पर, गंदगी लोग आते ही नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं सारे। जिसको देखो वो सफाई के लिए कहते रहो, सुनते रहो, कोई सुनने को राजी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे गंदगी बहुत है, ना साफ सफाई होती है, गाय इतनी है, अतिक्रमण इतना ज़्यादा है कि आदमी पैदल नहीं निकल सकता है। और आपने देखा होगा कि है ना मालन ठेले सारे इसी एरिया में लगते हैं। सफाई वगैरह तो होती है, लेकिन जो सब्जी बेचने वाले हैं, ठेले वाले हैं, वो हाथों हाथ क्या सब्जी बेचते हैं, उसके साथ ही उसको सामान को फेंकते करते हैं। उससे आवारा जो गायियाँ वगैरह है उनके सामानों को खाने के लिए इधर उधर घूम के रहती है, और उससे क्या है वापस से गंदगी सड़कों पे हो जाती है। और जो सब्जी बेचने वाले हैं वो बिल्कुल सड़क के किनारे तक आ जाते हैं, जिससे पूरी सड़कें रुक जाती है और यातायात वगैरह अवरुद्ध हो जाती है। इतनी बड़ी आबादी पर कोई ढंग का अस्पताल भी नहीं है जहां क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा ही मिल सके। यहाँ पे फैसिलिटी पूरी तरीके से नहीं है। यहाँ पे जैसे छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट होता है ना, बस वही होता है। जैसे दवाई भी पूरी नहीं मिलती है, अगर जो दवाई हो हल्की फुल्की दवाई दे देते नजले जुकाम की और फैसिलिटी। और फिर भी मोहनलाल गुप्ता ने ये वादा किया था यहाँ पे कैसे सैटेलाइट बनाए गए, वो अभी क्या कि उन्होंने कोई जान दिया नहीं। बोले यहाँ पे जो जांच वगैरह सब कराने की बोली थी उन्होंने कि सारी यही फैसिलिटी मिलेगी आपको, पर यहाँ मिलती नहीं है। परेशानी ऐसी होती है कि लाइन में लगना हो तो लाइन में लगे रहो। मर्द और जेंट्स, लेडीज और जेंट्स दोनों एक ही में चल रहे, ये नहीं कि अलग अलग हो। ये डिपार्टमेंट ये अलग अलग बैठे, डॉक्टर जेंट्स के इधर बैठे, लेडीज के इधर बैठे, ऐसा नहीं है यार। भीड़ तो चलो होती थोड़ी बहुत, तो दिक्कत तो होती है। प्राइवेट में होती है तो सरकारी हॉस्पिटल है। और यहाँ पे सोनोग्राफ भी नहीं होता है। हाँ, सोनोग्राफ भी नहीं यहाँ पर होता है, खाली बलगम की जाँच हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। फिर क्या प्राइवेट करवाते हैं, SMS में जाते, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं है। बड़े हॉस्पिटल में ना जाते, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं है। कोई इमरजेंसी ज्यादा केस हो तो कुछ लेना देना उसके SMS और गंगोरी की लिख दी, बोलिए SMS गंगोरी जाओ दवाई लेना। सरकारी हॉस्पिटल बहुत जरूरी है। महिला चिकित्सालय में जाना पड़ता है, काफी दूर पड़ता है उनको, और बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारे अदीब करीब कहीं भी और रामगढ़ चौपड़ में जो है उसमें उसको डेवलपमेंट करा जाए, उसमें डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जाए, उसमें हर चीज मतलब जो होती है एक औरत के लिए जो भी सुविधा है वो सारी पूरी करी, तो ताकि हम लोगों को परेशानी नहीं हो और अदीब करीब वाले जितने भी एरिया के हैं सब यहाँ जाए। 4 दीवारी के अंदर जो हॉस्पिटल है उनके हॉस्पिटलों की अभी हालत जरा थोड़ी खराब है। जो रामगढ़ चौपड़ पे एक हॉस्पिटल है जो करीब 40-50 साल का है ये हॉस्पिटल, उसकी तरफ सरकार कोई तवज्जो नहीं देती है। वो हमारे माइनॉरिटीज के एरिया के अंदर है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो ईदगाह है, हमारा रामगढ़ क्षेत्र है, इधर सरकारी हॉस्पिटल की कोई तवज्जो नहीं है और सरकार हमारे अल्पसंख्यकों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती इस साइड में, ताकि हमारे इधर कोई कैलगरी हॉस्पिटल खुले। इधर कैलगरी हॉस्पिटल नहीं है, पूरा ईदगाह रोड के ऊपर, रामगढ़ रोड के अंदर नहीं है। इस साइड के अंदर हॉस्पिटल की बहुत खराब हालत है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो यहाँ कोई है ही नहीं ना, कोई हॉस्पिटल हाँ कोई भी नहीं है यहाँ पर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कुछ भी नहीं है, SMS ही जाना पड़ता हम लोगों को तो यहाँ पर, समझे, या सांगानेरी गेट जाना कर रेड क्रॉस में, समझे। और तो यहाँ आसपास में कोई डिस्पेंसरी खुल जाए ऐसा मतलब जो ना गवर्नमेंट की, तो कोई सहूलियत हो जाए मतलब जो ना यहाँ पर। नहीं, अभी कोई सहूलियत नहीं है मतलब जो ना गवर्नमेंट की, मतलब जो ना बीमारी के सिलसिले में। जी बिल्कुल होना चाहिए। कई ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं अपन को कि जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, कई दूर अपन को पेशेंट को ले जाते हैं, हो सकता है कई इमरजेंसी भी घटनाएं घट जाती हैं, तो उसके लिए अपन को एक सिटी के अंदर भी ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो अपन के लिए मतलब पेशेंट को भी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मुहैया करा सके। और इमरजेंसी कंडीशंस के लिए स्पेशली ये चाहूँगा मैं भी कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जो सभी तरह के केस वगैरह में हैंडल हो सके। हॉस्पिटल आसपास बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोगों की आबादी के बीच में ये हॉस्पिटल बहुत छोटा पड़ने लगा।
यहाँ की चारों तरफ की आबादी बहुत ज़्यादा फैल गई है, दूर दूर तक के लोग यहाँ पे आते हैं और इस सेंटर को थोड़ा सा हमको और आगे लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है उस हिसाब से हम इनको फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। वैसे जनरल सारे हम लोगों की प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं, पर जैसे स्पेसिफिक कह दो कि प्रसव सुविधाएं थोड़ी कम रह गई हैं, स्टाफ नहीं है, प्रसव के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, 24 आवर्स डॉक्टर नहीं है और आसपास थोड़ी फैसिलिटीज़ वही गलियां नहीं है जिसको एम्बुलेंस वगैरह से कनेक्टिविटी दी जाए। प्रसव सुविधा बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाई है। दूर दराज तक हमारे यहाँ पे जो भी सेंटर हैं वो यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर से हमारे टच हो रहे हैं। आबादी 10 किलोमीटर तक टच हो रही है, प्रसव के लिए उनको और भी दूर जाना पड़ता है, तो हम लोगों को और अपग्रेड करना चाहिए। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तू भी किसी का प्यार न पाए खुदा करे। हम जिसे छू न सके उसको खुदा कहते हैं। जब जुस्तजू खत्म हो जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है। आपकी मोहब्बत आपको हासिल हो गई तो उसकी अहमियत खत्म हो गई, सारी जिंदगी उसके। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम ईटीवी के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ईटीवी के दर्शकों को नमस्कार। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्रेम कर रही है, मोदी को भरपूर प्रेम कर रही है। और मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि देश की जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो एनडीए 275 सीट्स नहीं है, लेकिन आपका कोर ग्रुप 318-320 सीट की बात कहता है, तो आपका क्या आकलन है? अभी जितना मतदान हुआ है, अब मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते एनालिसिस करके कहता हूं कि अब तक जो मतदान हुए हैं उसमें दो काम हो चुके हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, ये देश की जनता ने उनको निकाल दिया। दूसरा काम किया है, आने वाली सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदान में हो चुकी है। बाकी जो मतदान है वो मजबूत सरकार बनाने का मतदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बहुत मजबूत वाली सरकार बनेगी और पिछले 25 साल में हिंदुस्तान ने ऐसी मजबूत सरकार कभी नहीं देखी। ऐसी मजबूत सरकार इस देश की जनता देने वाली है। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि यू विल नीड नो मोर अलायंसेस, आपको भी ऐसा लगता है कोई अलायंस की जरूरत? मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं सरकार चलाने के लिए भले ही भारतीय जनता पार्टी को 300 सीट मिल जाए, लेकिन देश चलाने के लिए मैं सबका साथ लेने के पक्ष में हूं। सरकार चलाना एक बात है, देश चलाना दूसरी बात है। मुझे मनमोहन सिंह जी की तरह सरकार चलाने में इंटरेस्ट कम है, देश चलाने में इंटरेस्ट ज्यादा है। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट पिछले दिनों आपने दिया था, जिसमें आपका स्टेट्समैन उभर के सामने आया कि हम वर्किंग विलिंग विद वर्क टू कांग्रेस। मैंने ये कहा है और मैं मानता हूं कि राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। प्रतिस्पर्धा होती है, वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री मीटिंग पॉइंट होता है। और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है, और उस लोकतंत्र की ब्यूटी को संभालना, बनाए रखना हम सबका काम है। ये फारूक अब्दुल्ला ने क्या बयान दे दिया? आपने अच्छा सवाल पूछा।
भारत की सेकुलरिज्म के पर चर्चा अगर करनी है तो मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आज और गंभीरता से बात करना चाहता हूं।